तो अभी तक हम लोग फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होगा। ठीक है ना? जैसे कि लाइट यूज होता है, क्लोरोफिल होता है, CO2 चाहिए। तो ये सब चीज को प्रूव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफरेंट साइंटिस्ट प्रूव किए थे। ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ पिगमेंट्स पढ़े, फिर वो पिगमेंट किस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट के एब्जॉर्ब करने के बाद किस तरह से किस रेट से फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की मदद से ये जाने कि किस वेवलेंथ के लाइट में कौन सा पिगमेंट ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा फोटोसिंथेसिस कराएगा। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम क्या है? तो फोटो सिस्टम बना होता है पिगमेंट्स के अरेंजमेंट से। जो हम लोग पिगमेंट पढ़े हैं, क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड्स, डैंथोफिल्स, जो एसेसरी पिगमेंट है। बोले थे एक मेन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल A, और बाकी के सब क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट, जो कि उसको हेल्प करेगा। एसेसरी पिगमेंट क्या करेगा? मेन पिगमेंट को हेल्प करेगा। तो ये जो क्लोरोफिल A है और एसेसरी पिगमेंट्स है, ये सब किस तरह से अरेंज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटो सिस्टम वही बताता है। फोटो सिस्टम क्या चीज का सिस्टम है? वही पिगमेंट्स का। पिगमेंट किस तरह से अरेंज है और ये कहां पे अरेंज होगा? सबसे पहले लोकेशन कहां पर होगा? तो क्लोरोफिल कहां बताए थे? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहां था? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। तो ये फोटो सिस्टम भी वही होगा। ये जो ग्रैनम का स्ट्रक्चर बनाए थे क्लोरोफिल के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें ये क्या था? थाइलाकॉइड। तो इसी के मेम्ब्रेन में होता है क्या? जो भी पिगमेंट्स हैं, जो भी लाइट को पकड़ने वाले पिगमेंट्स है, वो सब इसी मेम्ब्रेन में होंगे। तो ये फोटो सिस्टम भी वही होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें डिफरेंट पिगमेंट्स अरेंज होते हैं। ठीक है? तो ये पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोटो सिस्टम, इनटू टू फोटो सिस्टम। मतलब पिगमेंट्स जो भी है लीफ में, जो भी पिगमेंट्स है, चाहे वो मेन पिगमेंट्स हो या एसेसरी पिगमेंट्स हो, ये सब दो सिस्टम में, दो डिफरेंट सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब सजा हुआ है। ठीक है? वो कौन सा सिस्टम है? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो डिस्कवरी के बेसिस पे देखा गया कि पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवरी हुआ था और बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ। दोनों एक साथ नहीं हुआ। ठीक है ना? पहले पता चला फोटो सिस्टम 1 के बारे में, फिर बाद में फोटो सिस्टम 2। इसलिए पहले जो पता चला उसको 1 दे दिया नाम, और जो बाद में पता चला उसको 2 दे दिया नाम। ठीक है ना? लेकिन ये काम ऐसा नहीं करता है। ये काम ऐसा नहीं कि पहले PS1 करेगा फिर PS2 करेगा। ठीक है ना? काम पहले PS2 करता है फिर PS1। हम लोग आगे देखेंगे रिएक्शन। आगे लिखा है इस फोटो सिस्टम हैज क्लोरोफिल A एंड एसेसरी पिगमेंट बॉन्ड बाय प्रोटीन। तो हर एक फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल A होगा और एसेसरी पिगमेंट्स होंगे और सब एक दूसरे से बंधे होंगे। किसके मदद से? प्रोटीन की मदद। ठीक है ना? प्रोटीन की मदद से सब एक दूसरे से बंधे होंगे। ठीक है? सब जुड़ा होगा, और जुड़कर क्या बनाएगा? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में क्या होगा? क्लोरोफिल A होगा और एसेसरी पिगमेंट्स होंगे B, कैरोटीनॉइड्स, डैंथोफिल्स बताएं। ठीक है?
आगे लिखता है ऑल पिगमेंट्स फ्रॉम ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब अब ये देखो फोटो सिस्टम तो बनाता नहीं है सब मिलकर, ठीक है ना, लेकिन एक और चीज बनता है जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये है LHC, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन बनाता है? लिखा है ऑल पिगमेंट, सारा पिगमेंट मिलकर बनाएगा, सिर्फ किसको छोड़कर? एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। एक मॉलिक्यूल रहेगा ऐसे ही, ठीक है ना, वो क्या बताएंगे? वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। बाकी के सारे देखो जितने भी पिगमेंट्स हैं सब मिलके क्या बनाएंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये क्या काम करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो होगा वो उसको छोड़कर एक क्लोरोफिल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, बाकी सब किस में इन्वॉल्व रहेगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम में दो चीज बना होता है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और एक होगा रिएक्शन सेंटर। तो बोले जितने भी पिगमेंट्स है वो सब मिलकर क्या बनाएंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो लाइट को जमा करेगा और सारा लाइट ट्रांसफर करेगा किसके पास? रिएक्शन सेंटर के पास, ठीक है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम है कि जितना भी लाइट है सबको पकड़ के कहां ट्रांसफर कर देना? रिएक्शन सेंटर के पास। जैसे कि ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और ये सब क्या है? पिगमेंट्स है। ये सब क्या है? पिगमेंट्स है, वही सब क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सब। और ये सब क्या इस पे लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, ये लाइट पड़ रहा है। अब ये लाइट पड़ रहा है तो सारा लाइट पकड़ के किसको दे रहा है? इसको। ये एक होता है रिएक्शन सेंटर। ये एक होता है रिएक्शन सेंटर जो बना होगा किस चीज से? क्लोरोफिल ए से बना होगा, क्लोरोफिल ए से। तो ये सारा लाइट जो भी रहेगा वो सब जमा करके किसको ट्रांसफर कर देगा? रिएक्शन सेंटर को। तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा कि नहीं? इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा क्योंकि सारा लाइट एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? रिएक्शन सेंटर को। अब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगा तो इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब भी किसी एटम में एनर्जी डालते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब भी किसी एटम में एनर्जी डालते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाता है तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। पढ़े है ना? तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि यहाँ पर क्लोरोफिल में का जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब एटम का बहुत सारा स्टेट होता है, बीच में न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट स्टेट। इसको अगर एनर्जी मिलेगा तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ। और ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाना, मतलब हायर स्टेट में जाना। तो यहाँ पर भी बस यही होता, लाइट एनर्जी को किस लिए पकड़ा जा रहा था? ताकि क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेजा जा सके, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जा सके। इसीलिए लाइट को पकड़ा गया, लाइट को एब्जॉर्ब किया गया। तो यहीं पर लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टार्ट हो गया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का यही काम है, सारा लाइट पकड़ के किसको दे देना?
रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट हो गया फोटोसिंथेसिस, यहाँ से स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस का जो भी सिस्टम है, ठीक है ना, एक के बाद एक होता जाएगा। तो आगे देखते हैं इन PS1 में जो है कि कितना लाइट मिलेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। PS1 है और PS2 है, दो फोटो सिस्टम है। ये फोटो सिस्टम दोनों को अलग अलग वेवलेंथ का लाइट चाहिए तब वो काम करेगा। तो PS1 कब काम करेगा? जब 700 नैनोमीटर वाला लाइट मिलेगा। 700 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ होना चाहिए उसका वो 700 होना चाहिए। तो 700 नैनोमीटर वाला लाइट मिलेगा तो PS1 काम करना स्टार्ट होगा, ठीक है। और PS2 जब उसे 680 नैनोमीटर का लाइट मिलेगा तब वो काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो पहले कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 680, क्योंकि ये पहले ही कम ही एनर्जी कम ही वेवलेंथ वाला लाइट पे एक्टिव हो गया है, 680 पे ही काम करने लगा। लेकिन इसको ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट चाहिए, 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि PS1 को P700 भी बोलते हैं, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर पे काम करना स्टार्ट कर देता है, एक्टिव हो जाता है। और ये PS2 P680 बोलते हैं, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वाले लाइट पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है? तो अभी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया था, अभी जो लाइट एनर्जी पड़ने पे, लाइट एनर्जी जब पड़ा किस पे? फोटो सिस्टम पे, और उसमें क्या था? क्लोरोफिल। उसमें क्या था? क्लोरोफिल। अब उस क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होकर वो हायर स्टेट में चला गया, ठीक है। वो हायर स्टेट में जाने के बाद किसके पास गया? तो वो कहां गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अभी इसका नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो ETS का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो निकला है ना उसको पकड़ के कहीं और ट्रांसफर कर देना, एक जगह से दूसरे के, एक हाथ से दूसरे हाथ में दे देना, ठीक है ना। तो आगे जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो फिर वो डाउन स्टेट में जाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी ज्यादा देर तक हायर स्टेट में नहीं रहता। कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक हायर स्टेट में नहीं रहेगा, वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए वो फिर से क्या जाएगा? नीचे आएगा, लोअर स्टेट में जाना चाहेगा। तो लोअर स्टेट में ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गया और फिर चला आया लोअर स्टेट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर स्टेप वाइज आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। और बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, बीच में बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरह से खेला जाएगा, जैसे बॉल खेलने वाला होता है ना, कि एक बॉल दूसरे के पास फेंका, फिर दूसरा तीसरे के पास फेंका, तीसरे के चौथे के पास, और ऐसे ही खेला हो रहा है। एक तो है कि सर्कुलर टाइप से खेलेगा कि एक दूसरे के पास भेजा, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, और चौथा फिर पांचवें के पास, पांचवा के बाद फिर पहले के पास भेजा, ठीक है ना। ऐसे भी होगा। और एक है कि लगातार फेंके ही जा रहा है, लगातार फेंके ही जा रहा है जब तक वो बॉल फूट नहीं गया, टूट नहीं गया, तब तक फेंके ही जा रहा है। इस तरह से खेल। तो यहाँ पर भी दो तरह से खेला होता है इलेक्ट्रॉन के साथ।
एक तो है कि साइक्लिक चेन में होगा, साइक्लिक होगा, और एक होगा नॉन साइक्लिक। मतलब एक में है कि इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पे आ जाएगा जहां से वो निकला था, ठीक है ना, फोटो सिस्टम से निकला था और फिर से फोटो सिस्टम में आ गया, तो फिर वो साइक्लिक हो जाएगा। और अगर वहां पर नहीं लौट आया तो वो साइक्लिक तो नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्या, नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो यहां पर देखे हैं पेन व्हेन PS2 एब्जॉर्ब रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, मतलब PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर पे काम करता है। तो 680 नैनोमीटर वाला रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, 680 नैनोमीटर। तो जब रेड लाइट पड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब रेड लाइट पड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा एनर्जी लेकर, एंड ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो किसके पास चला जाएगा, हायर स्टेट में जाकर किसके पास चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई गया है हायर स्टेट में, अगर उसको कोई पकड़ने नहीं वाला नहीं है तो फिर से लौट आएगा तुरंत, ठीक है ना। तो जैसे ही हायर स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर उसको एक पकड़ने वाला आ जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। तो कोई ऐसा मटेरियल आ जाएगा वहां पर जो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, उसको फिर से नहीं जाने देगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासेस देम टू चेन ऑफ ETS कंसिस्टिंग साइटोक्रोम्स। तो अभी बताएं कि जो बॉल है, बॉल वाला सिस्टम है कि बॉल एक से दूसरे के पास फेंका जा रहा है, दूसरे के पास, दूसरे के बाद तीसरे के पास, ठीक है ना, तीसरे से चौथे के पास, और चौथे से ऐसे ही फेंकते जा रहा है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ा इलेक्ट्रॉन को, तो ये दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। वही लिखा है पासेस देम टू चेन ऑफ ETS। चेन मतलब लगातार पकड़ने वाला है, एक के बाद दूसरा पकड़ने वाला, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे पकड़ने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं साइटोक्रोम। तो डिफरेंट साइटोक्रोम्स है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा साइटोक्रोम्स, ये सब इलेक्ट्रॉन पकड़ते जाएगा, ठीक है ना। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो एक होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, केमिस्ट्री में पढ़ोगी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है ना। तो रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, तो उस रिएक्शन को, उस तरह के मूवमेंट को, जो इलेक्ट्रॉन एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जा रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डाउनहिल प्रोसेस। मतलब वो हायर स्टेट में था पहले, और फिर अब वो लोअर स्टेट में जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट लोअर स्टेट में नहीं गया, डिफरेंट साइटोक्रोम्स के थ्रू, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू गया है, धीरे धीरे गया, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, मतलब मल्टी स्टेप में गया। एक होता है कि डायरेक्ट लोअर से हायर से लोअर में चला आया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ठीक है, फिर यहां आया, फिर लास्ट में इधर चला आया, ठीक है। तो ये बीच बीच में कौन रोक रहा था, डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं आने दे रहा था, तो बीच में कौन रोक रहा था, यही सब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ETS का पार्ट होता है, जो कि ETS का पार्ट होता है। तो ETS क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर के पास। तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू ए PS1। अब ये जो है धीरे धीरे ऐसे ही ट्रांसफर करते करते इलेक्ट्रॉन किसके पास भेज दिया जाएगा, PS1 के पास। पहले PS2 से निकला था और फिर वो ट्रांसफर करते करते PS1 के पास चला जाएगा, ठीक है।
इस अरेंजमेंट से किस तरह का शेप बन रहा है कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर जेड, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलेंगे अपहिल, इसको बोलेंगे क्या, अपहिल, मतलब ऊपर जा रहा है तो अपहिल और नीचे जा रहा है तो डाउन। तो अपहिल, डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर डाउन। तो अपहिल डाउनहिल होता है और ये एक तरह से जिगजैग टाइप का प्रोसेस हो रहा है ना, ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, जिगजैग। एक लाइन में तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस जिगजैग सिस्टम को क्या बोलते हैं, जेड स्कीम, क्योंकि जेड के जैसा लग रहा है ना, जेड के जैसा लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जेड स्कीम। इसी को बोलते हैं क्या, जेड स्कीम, ठीक है। जेड स्कीम का डेफिनेशन लिखा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1। ट्रांसफर जो होता है इलेक्ट्रॉन कहां से, PS2 था शुरुआत में और PS2 से कहां गया था, PS1 में, ठीक है। वही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 एंड फाइनली डाउनहिल टू NADPH। और फाइनली कहां पर चला जाता है वो इलेक्ट्रॉन, NADP प्लस के पास, NADP प्लस के पास और NADPH बनाता है, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं जेड स्कीम, इसी को बोलते हैं जेड स्कीम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, जिगजैग से। और ये शेप बनता क्यों है, कैसे क्यों बना जिगजैग, ठीक है ना। तो जिगजैग इसलिए बना क्योंकि जितने भी वहां पर जो कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स, ठीक है, तो सबका अलग अलग एक एनर्जी स्टेट है, उस हिसाब से उसको बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। वो जो एनर्जी स्टेट है उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, ठीक है ना। सबका वैल्यू के अनुसार जब सबका एक फिक्स लोकेशन दिए तो वो शेप कैसा बना, जिगजैग, जिगजैग से, मतलब जो जहां पर उसका होना चाहिए रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अनुसार उस तरीके से अरेंज कर दिए तो वो बन गया कैसा, जिगजैग, ठीक है ना। तो वो शेप मिला है कहां से, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल से। देखो तो अब हम लोग देख रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को बोलते हैं फोटोलाइसिस भी, क्योंकि लाइसिस मतलब होता है टूटना और यहाँ पर लाइट की मदद से टूट रहा है वाटर, इसलिए लिखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, तो एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो चीज जो वाटर को तोड़ेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, PS2 के पास। PS2 के पास था भी, देखे थे रिएक्शन, लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये PS2 होता कहाँ है, तो थाइलाकॉइड बनाए थे ना अभी, थाइलाकॉइड इस तरह से मान लो है मेम्ब्रेन इसका, तो अंदर साइड में होगा PS2, अंदर साइड में होगा PS2, इसलिए वाटर के कांटेक्ट में होगा ज्यादा तो वाटर को तोड़ेगा, ठीक है ना, इसके पास जो भी एनर्जी होगा। तो याद रखना है कि PS2 जो है वो थाइलाकॉइड के किधर साइड में है, अंदर वाले साइड में, इनर साइड में है, ठीक है। और वाटर टूटता कैसे है, तो देखो दो वाटर लिया गया है, दो वाटर टूटेगा तो 4 प्रोटॉन देगा, 4H प्लस, और एक ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये O2 जो है ये तो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये क्या करेगा, बाई प्रोडक्ट का काम करेगा, बाई प्रोडक्ट।
तो बाई प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट को बोला जाता है जिसका मतलब होता है कि वो बनाना नहीं चाह रहा था प्लांट, ठीक है ना, O2 यूज नहीं करेगा, ये O2 जो बना है इसका यूज नहीं करेगा अभी, लेकिन बन गया, मतलब अभी बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन बन गया, ठीक है ना। तो PS2 can supply electron continuously by replacing electron from water splitting। क्या बोल रहा है कि PS2, ये जो PS2 था, फोटो सिस्टम 2, वहां पर वाटर टूट रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, वाटर टूट रहा था और वाटर में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा था, PS2 के पास, और PS2 फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज रहा। तो वही बोल रहा है कि ये जो PS2 है वो करता क्या है, ये लगातार क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है बाय रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। मतलब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हटा के फिर वाटर वाला जो इलेक्ट्रॉन टूट कर आया है उसको रखेगा, फिर उसको भेजेगा, फिर से वाटर से जो इलेक्ट्रॉन टूट कर आएगा उसको रखेगा। तो मतलब एक तरह से रिप्लेस कर रहा है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिप्लेस कर रहा है। मतलब ये मान लो अगर PS2 है तो इसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये गया, तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, H2O से टूटने से, H2O टूटेगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर इसको भेजेगा आगे, फिर टूटेगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो लगातार ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक कि लाइट है, जब तक लाइट मिलता रहेगा तभी तक होगा, ठीक है ना। सो PS2 कैन सप्लाई, भाई इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट। किससे रिप्लेस करेगा, तो वाटर से टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। Thus PS2 provide electron needed to replace those removed from PS1। तो PS2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वाटर से तो रिप्लेस कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, PS1 को, क्योंकि PS1 को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में भेज रहा है, ठीक है ना। तो उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो वाटर देगा PS2 को, PS2 देगा PS1 को, याद रखें, वाटर दे रहा है PS2 को और PS2 किसको देगा, PS1 को, ठीक है ना। और PS2 से PS1 तक जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ठीक है।